हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा। और जैसा कि आपने लास्ट सेशन में यानी जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने सॉइल मैकेनिक्स के हाफ ऑफ द पोर्शंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कवर किया था। इसी तरह आज सेकेंड सेशन में हम सॉइल मैकेनिक्स के जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उसे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द गिवन सॉइल्स इज। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 सॉइल दे रखा है, क्या क्या, सैंड, सिल्ट, कोलाइट्स और क्ले। और इसे हमें बोला गया है क्या कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे ग्रेन साइज़। ठीक है, हमारे ग्रेन साइज़ के। ठीक है, अब ग्रेन साइज़ को देख लेते हैं। तो जो हमारा कोर्स सैंड होता है, कोर्स सैंड जो होता है उसका ग्रेन साइज़ हमारा क्या होगा, 2 mm से लेके हमारा 4.75 mm तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फाइन सैंड। फाइन सैंड का हमारा जो ग्रेन साइज़ होगा वो होगा 0.075 mm से लेके 0.425 mm के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा सिल्ट है। तो सिल्ट की ग्रेन साइज़ क्या होगी, 0.002 mm से 0.075 mm के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्ले। क्ले का क्या होगा, लेस देन 0.002। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोलाइट्स जो होते हैं। कोलाइट्स हमारे फाइनर क्ले पार्टिकल्स को बोला जाता है। ठीक है, यानी कोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे जो फाइनर क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसे हम बोला जाता है। और इसका सरफेस एरिया ऑलरेडी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो फिर हमें इससे क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होता है, हमारे कोलाइट्स का। यानी कि ये हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन में, बी और डी में। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं कि कोलाइट्स से बाद पहले हमारा आएगा क्ले। तो क्ले किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज़ अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.7 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.70। द क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन अकर्स इज। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल ग्रेडियंट का हमारा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, G-1/1 + E। ठीक है, ये केस क्या होता है, हमारा क्रिटिकल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हमें E क्या दे रखा है, E हमें दे रखा है यानी वॉइड रेशियो 0.7 और स्पेसिफिक ग्रेविटी G हमारा दे रखा है 2.70। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस करते हैं। IC 2.70 - 1/1 + E। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्लो नेट इज़ ड्रॉन टू ऑब्टेन। अ फ्लो नेट इज़ ड्रॉन टू ऑब्टेन। अब हमारा जो फ्लो नेट है वो ड्रॉ किया जाता है क्या, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, हमारे फ्लो नेट से हमें क्या मिलता है, तो हमारे फ्लो नेट से हमें 3 चीज़ें मिलती है। क्या क्या, पहला है ग्रेडियंट, दूसरा है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर और तीसरा है हमारा सीपेज। तो चलो चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारा। पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है, एग्जिट ग्रेडियंट, सीपेज एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो क्या ये है हमारा, नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर एंड सीपेज। तो क्या ये है, हाँ ये ऑप्शन सही है हमारा। ग्रेडियंट भी आ रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर भी आ रहा है और सीपेज भी आ रहा है। तो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ये कैलकुलेट नहीं करता है और फिर नेक्स्ट में भी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ये कैलकुलेट नहीं करता है।
इसलिए हमारा ए, सी और डी ऑप्शन गलत हो गया। अब देख लेते हैं कि फ्लो नेट होता क्या है। A flow net is a graphical representation of two-dimensional steady state groundwater flow through aquifers। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो फॉर्म हो रहा है, ये इस एरिया में ये जो फॉर्म हो रहा है नेट, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लो नेट है। तो फ्लो नेट में क्या होता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो लाइन। ठीक है, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं। ठीक है, ये हमारा डैम हो गया, ठीक है, और ये हमारा टेल वाटर हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमारा जो जोन होता है जहाँ पे हमारा फ्लो नेट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, डैम और डैम के नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, जिसमें डैम के पैरेलल में जो लाइंस फ्लो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, फ्लो लाइंस होती हैं, और जो उनके परपेंडिकुलर लाइंस आती हैं वो हमारी एक्सपोनेंशियल लाइन होती है। आई गेस आपको फ्लो नेट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी ऑफ पर्कुलेटिंग फ्लूइड्स आर रिड्यूस टू 80% एंड 60%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, इसने क्या बोला है, बाकी सारी कंडीशंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी। अब इसने क्या पूछा है, हमसे चेंज पूछा है। चलो ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले परमेबिलिटी क्या थी इनिशियल स्टेज में, जब हमारा ये चेंजेस नहीं हुए थे। तो इनिशियल स्टेज में हमारा क्या है, परमेबिलिटी को हम देख लेते हैं, क्यू म्यू e टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस ई सी डी स्क्वायर। ये क्या है हमारा, ये इक्वेशन है हमारा टेलर्स इक्वेशन है बेस्ड ऑन पोशलीस लॉ। ठीक है, चल अब उसने क्या बोला है कि हमारा यूनिट वेट और विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ पर्कुलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस्ड टू 80% और 60%। यानी कि हमारा जो गामा डब्ल्यू है, गामा डब्ल्यू हमारा 80% पे आ गया है और म्यू हमारा रिड्यूस होकर 60% पे आ गया है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो चेंज इन कोफिशिएंट आया, यानी चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, वो हमने क्या मान लिया, अपना के डैश मान लिया। अब के डैश की वैल्यू क्या हुई, 0.80 ऑफ गामा डब्ल्यू अपॉन 0.60 ऑफ म्यू। ठीक है, हमने इसको 80% को 80/100 करके इसको वैल्यूज़ में लिख लिया। क्लियर है, फिर बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। ठीक है, क्या लिखा था यहाँ पे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि उन्होंने पूछा है कि चेंज क्या आया। ठीक है, तो चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने के डैश अपॉन के कर लिया। यहाँ पे हमारा क्या आया, सारी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, वापस से हमारा क्या आएगा, 0.80 अपॉन 0.60। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 100 को। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, 133.3%। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि 100% तो पहले से था। ओके, अब 100% में और कितना चेंज आया है, तो हमारा कितना चेंज आया है, अगर इसमें से हम -100% कर दें तो आएगा हमारा 33.3%। क्लियर है, समझ में आ गया ये। तो हमारा सी होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इन अ फ्लो नेट डायग्राम द लेंथ ऑफ फ्लो लाइन इन लास्ट स्क्वायर इज 2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, 2 मीटर। द टोटल हेड लॉस इज 18 मीटर एंड द नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 12। द वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट इज।
ठीक है, अब सबसे पहले हमें एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एग्जिट ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करेंगे, आई ई इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एल इंटू एन। ठीक है, अब डेल्टा एच क्या है हमारा, डेल्टा एच जो है हमारा वो यहाँ पे आ रहा है हेड लॉस, जो हमारा टोटल हेड लॉस है उसको हम डेल्टा एच बोलेंगे, जो कि हमारा कितना है 18 मीटर। ठीक है, अब इसको वैल्यू मेंशन कर लेते हैं 18 मीटर अपॉन एल। एल जो है हमारा लेंथ है, किसका लेंथ है, फ्लो लाइन का इन लास्ट स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर। ओके, फिर उसके बाद क्या है, एन हमारा जो है वो नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स है, तो वो हमारा कितना है 12। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.75, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, अगर आपको ये याद नहीं हुई तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो है अ फ्लोनेट कंस्ट्रक्टेड फॉर एन अर्दन डैम स्टोरिंग वाटर टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, अब हमारा एक अर्दन डैम है, उस अर्दन डैम में हमने क्या किया है, हमने वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है अप टू हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 20 मीटर की हाइट तक हमारा वाटर है। फिर द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड द नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स आर फाउंड टू बी 4 and 10। हमारे फ्लो चैनल्स कितने हैं, हमारे फ्लो चैनल्स हैं 4 और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हैं 10। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे, इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 3 मीटर पर डे, द सीपेज पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सीपेज पर मीटर लेंथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीपेज पर मीटर लेंथ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो वो हमारा डिफ़ाइन होता है Q से इज इक्वल टू K कैपिटल H एन एफ अपॉन एन डी। ठीक है, अब एन एफ क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, एंड डी क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा के जो है वो हमारी परमेबिलिटी हो गया और एच जो है वो हाइट ऑफ द वाटर स्टोर्ड हो गया। तो चलिए सबकी वैल्यू फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। सबकी वैल्यू कितनी, अब परमेबिलिटी कितना दिया हुआ है हमारा 3 मीटर पर डे, तो 3 हो गया यहाँ पे, प्लस एच कितना दिया हुआ है 20, दिस इज, फिर इनटू नंबर ऑफ हमारा पोटेंशियल फ्लो चैनल्स कितना है हमारा 4, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स हमारे कितने हो गए 10। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 24 मीटर क्यूब पर डे। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा बी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ याद करने वाली क्या चीज़ थी, याद करने वाली चीज़ थी आपको कि सीपेज पर मीटर लेंथ आपका कैसे डिफाइन होता है, ये आपको याद करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर के एक्स एंड के वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो द इफेक्टिव ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें इसने बोला है कि हमारा जो है के इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है, कितना है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना था हमारा परमेबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है हमारा के एक्स, और सिमिलरली परमेबिलिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वो कितना हुआ के वाई। तो के इक्विवेलेंट हमारा कितना कैसे डिफाइन करेंगे, के इक्विवेलेंट हमारा डिफाइन करते हैं हम लोग अंडर रूट के एक्स के वाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सी, तो सी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिचुएशन वेयर द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ पॉइंट 6.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस वेयर सैचुरेटेड यूनिट वेट इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी। ठीक है, अब ये कंडीशन है हमारी, सबसे पहले क्या बोला है कि फॉर अ सिचुएशन वेयर ग्राउंड टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस, तो ये हो गया, लेट अस सपोज कि हमारा ये हो गया ग्राउंड सरफेस। ठीक है,
हमारा यहाँ पे हो गया ये वाटर लेवल, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है, और ये हमारा हो गया वाटर टेबल। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑफ 6.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, यानी कि यहाँ से हम इस पॉइंट पे आ गए, यानी ये पॉइंट जो है ये हमारा 6.5 मीटर बिलो है। अब यहाँ पे क्या है, गामा सैट दे रखा है इस सॉइल का, वो कितना दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। क्या करना है टोटल स्ट्रेस के लिए, गामा सैट, ठीक है, यहाँ के सॉइल की जो हमारे यूनिट वेट है इनटू यहाँ के बीच का डिस्टेंस दैट इज z, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 6.5 विच इज़ इक्वल टू 130 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है कि इफ़ेक्टिव, ये तो टोटल स्ट्रेस हो गया हमारा, अब दूसरा हमें पूछा है इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से निकाल लेंगे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या करना है हमें, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऊपर क्या निकाला, ऊपर हमने निकाल ही लिया टोटल स्ट्रेस कितना होगा, टोटल स्ट्रेस हमारा होगा 130 माइनस पोर प्रेशर कितना है हमारा, पोर प्रेशर हमारा गामा W इंटू Z हो जाएगा, तो 130 माइनस 10 इंटू 6.5 विच इज़ इक्वल टू 130 माइनस 65 विच इज़ इक्वल टू 65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पहले टोटल बाद में इफेक्टिव, तो पहले टोटल यानी पहले 130 बाद में 65, दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ फेरेटिक लाइन इक्वल्स। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ फेरेटिक लाइन, यानी फेरेटिक लाइन पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो वो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। फेरेटिक लाइन क्या होती है, फेरेटिक लाइन होती है कि जो द टॉप फ्लो लाइन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल मास, यानी कि ये जो सॉइल मास है, ये आपका जो चेक वाला सॉइल मास है, ये हमारा सैचुरेटेड सॉइल मास है। टॉप लाइन मतलब कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसकी, जो सैचुरेटेड होगी, ठीक है। यानी टॉप फ्लो लाइन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल मास बिलो विच सीपेज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द फेरेटिक लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड फेरेटिक लाइन। यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट्स बिलो द फेरेटिक लाइन, यानी इससे नीचे जो हमारा प्रेशर एक्ट करेगा वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट करेगा, और इस लाइन से ऊपर जो भी, यानी इस जोन में जो हमारा प्रेशर एक्ट करेगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर दिस लाइन सेपरेट्स द सैचुरेटेड सॉइल मास फ्रॉम अनसैचुरेटेड सॉइल मास। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इससे नीचे वाले जो सॉइल हैं वो पूरा सैचुरेटेड है, और इससे ऊपर वाले जो इस पोर्शन में सॉइल मास है वो अनसैचुरेटेड है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में सेपरेट कर रहा है किसको, सैचुरेटेड सॉइल मास को अनसैचुरेटेड सॉइल मास से। क्लियर हो गया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है। इसका मतलब कि न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप। किस लिए, लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। इसके बारे में देख लेते हैं अब कि यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वर्टिकल प्रेशर एट एनी पॉइंट बिलो अ यूनिफॉर्म लोडेड फ्लेक्सिबल एरिया ऑफ सॉइल ऑफ एनी शेप। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शेप का ये चार्ट जो हमारा यूज़ होता है वो चाहे कोई भी शेप हो, वो हमें अगर यूनिफॉर्म लोडिंग है उस पर्टिकुलर एरिया पे तो हम उस पर्टिकुलर पे वर्टिकल प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं यानी जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उसको हम m से डिनोट करते हैं, और जो हमारी इसकी रेडियल लाइन्स है उस रेडियल लाइन को हम n से डिनोट करते हैं। और इसमें हम एक इन्फ्लुएंस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं जिसमें होता है 1/m इंटू n। और m क्या होती है, m हमारी नंबर ऑफ़ कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है, और n जो होती है वो हमारी रेडियल लाइन्स होती है, ठीक है।
चलो इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बेस्ड है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन अ न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 40 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड 50 रेडियल लाइंस। अब उसने क्या बोला है कि 40 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और 50 क्या है हमारी रेडियल लाइंस है। तो इसने क्या पूछा है कि इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ द चार्ट क्या होगा, ठीक है। अब उसका इन्फ्लुएंस फैक्टर हमें निकालना है, तो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है इसने, आई एफ क्या होता है, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया आपको 1/m इंटू एन। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी एम कितना दे रखा है हमें 1/40 इंटू एन, यानी कि हमारी रेडियल लाइंस कितनी दे रखी है 1/50, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 0.0005, ठीक है। क्लियर हो गया ये, यानी कि ये हमारा किससे मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन डी से। तो यानी न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको ईज़िली इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं कि ये फैक्टर से ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंसनट्रेटेड लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉइल, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये एक देख लेते हैं कि ये हमारा सॉइल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसनट्रेटेड लोड एक्ट हो रहा है, वो लोड कितने का है हमारा 500 किलो न्यूटन का, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। फिर द रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेसेस एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर अकॉर्डिंग टू बोजनिक्स थ्योरी विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है रेशियो किसका, वर्टिकल स्ट्रेसेस का रेशियो बताना है। एक तो 2 मीटर का, यानी पहला 2 मीटर का होगा, दूसरा हमारा क्या होगा 4 मीटर पे। यानी जो भी हमारा बोजनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्टिकल स्ट्रेस अगर 2 मीटर पे आ रहा है, फिर जो 4 मीटर पे आ रहा है, उन दोनों का क्या बताना है हमें, रेशियो, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ए पॉइंट है जो है 2 मीटर पे, फिर इसी को आगे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक बी पॉइंट है जो है हमारा टॉप से 4 मीटर पे, ठीक है। ये 4 मीटर पे हो गया, ये हमारा 2 मीटर पे हो गया। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा Z1, इसको मान लिया हमने Z2, ठीक है। अब बोजनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा 0.477 Q अपॉन Z², ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहला ए पॉइंट के लिए तो सिग्मा ए के लिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा 0.477 Q अपॉन Z1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारा आएगा सिग्मा बी के लिए जो हमारा आएगा कितना 0.477 Q अपॉन 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, हमें पूछा क्या है, हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे 0.477 Q अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 0.477 Q अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 4 आएगा। यानी इसका जो सिग्मा ए अपॉन जो सिग्मा बी का रेशियो है ये हमें क्या आ रहा है 4, यानी कि ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अ सॉइल, ठीक है, यानी कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अ सॉइल क्या होगा हमारा, इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, ठीक है। कैसे, अब हम देख लेते हैं कि द वैल्यू यानी कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट विच में ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज, और कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 10%, ठीक है। जहाँ की WL हमारा क्या है, वो हमारा है लिक्विड लिमिट, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लिक्विड लिमिट के। यानी कि अगर ये इंक्रीज होगा तो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल इन ऑल विल ऑलवेज इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ द हैमर यूज्ड फॉर गिविंग ब्लोज टू सॉइल इज, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 2.6 kg, यानी कि वेट ऑफ हैमर कितना होगा हमारा। ये प्रॉक्टर टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। आपको टेस्ट का नाम ध्यान रखना है कि ये कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल कौन से टेस्ट की बात हो रही है, हमारे प्रॉक्टर टेस्ट की बात हो रही है, जिसमें जो हैमर का वेट होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट वो होता है 2.6 kg, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, दूसरा हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, तीसरा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑफ प्रॉक्टर टेस्ट है। और इसमें भी हमारे दो कैटेगरीज हैं, एक तो है लाइट कॉम्पैक्शन, एक है हैवी कॉम्पैक्शन। पीछे हमें कहाँ पूछा था, लाइट कॉम्पैक्शन में पूछा था, तो आंसर हमारा क्या आया 2.6। लेकिन अगर यही चीज़ हैवी कॉम्पैक्शन में पूछा होता तो हमारा आंसर आता 4.9, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आपकी सारी वैल्यूज़ दी हुई है वेट ऑफ हैमर की। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 2.405 होता है, मॉडिफाइड में 4.54 होता है। फिर फॉल ऑफ हैमर क्यू यानी कि कितनी हाइट से फॉल होता है, तो 304.8 इंटू ये सारे mm में है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं 457.2, नेक्स्ट है 310, 450, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ब्लोज सब में क्या होते हैं 25 होते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ लेयर्स इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। यानी कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हैवी और मॉडिफाइड जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ रखते हैं, और हमारा जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है वो हमारे ऑलमोस्ट सेम वैल्यू शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हमारा 944 होता है, और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें हमने क्या रखा है 1000 cc का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The value of compression index for a remolded sample whose liquid limit is 40%। अब भी हमने देखा कि हमारा जो कंप्रेशन इंडेक्स है वो हमारा लिक्विड लिमिट पे डिपेंड करता है, और फॉर्मूला क्या था 0.007 इंटू WL माइनस 10%, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट में दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू भी हमें किस में रखनी पड़ेगी, परसेंटेज में, दैट इज़ 40 रखेंगे हम, 0.40 नहीं रखेंगे। 40 माइनस 10 इंटू हमने क्या करना है 0.007 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.21, ठीक है। यानी कि वो किससे मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ पर्टिकुलर लोडिंग condition saturated clay layer undergoes 30% consolidation in the period of 180 days, ठीक है। फिर what would be the additional time required for further 20% consolidation to occur, ठीक है। अब उसने क्या बोला, फॉर अ पर्टिकुलर लोडिंग, हमने सॉइल पे कोई लोडिंग लगा रखी है, ठीक है। फिर वो किस पे लगाई है, सैचुरेटेड क्ले लेयर पे। फिर वो क्या करती है, वो 30% कंसोलिडेशन होता है उसमें 180 डेज़ में, यानी 30% कंसोलिडेट हो जाता है कितने में 180 डेज़ में। तो अब आगे का 20% और अगर हमें कंसोलिडेट करना है तो हमें कितना टाइम चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलर्स फार्मूला। टेलर्स फार्मूला हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज़ ये चीज़ हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अब टेलर्स फार्मूला हमारा क्या होता है, TV इज़ इक्वल टू CV इंटू T/D², ठीक है। ये हो गया हमारा टेलर्स फार्मूला, जिसमें हमारा जो CV है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। TV हमारा जो है वो हमारा टाइम फैक्टर है, ठीक है। और फिर हमारा टाइम फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन टाइम, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा ड्रेनेज पाथ, ठीक है। क्लियर हो गया ये तीनों चीज़ें, यानी कि CV यहाँ पे भी मेंशन कर ही दे रही हूँ मैं, T इज़ इक्वल टू टाइम और D इज़ इक्वल टू ड्रेनेज पाथ। क्लियर हो गया ये चीज़। अब एक
एक और कंडीशन इसमें आती है जो है कि अगर हमारा कंसोलिडेशन जो है, यानी कंसोलिडेशन जो है हमारा वो अगर लेस देन, यानी कि लेस देन 60% होता है, तो हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा टाइम फैक्टर का वो होगा TV इज़ इक्वल टू π/4 U अपॉन 100। ठीक है, फिर अगर हमारा ये ग्रेटर देन 60% हो तो हमारा होगा यूज़ TV इज़ इक्वल टू 1.781 माइनस 0.9332 log बेस 10 इंटू 100 माइनस U इन परसेंटेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे दो ही फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, एक तो हमारा U, दूसरा हमारा T। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो बेसिकली अगर हम वहाँ से डिराइव करें तो हमें ये चीज़ मिल सकती है कि यहाँ पे आएगा देयरफॉर T2 यानी सेकेंड कंडीशन अपॉन T1 इज इक्वल टू हमारा आएगा U2 अपॉन U1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। T2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, T1 की वैल्यू हमें 180 डेज दे रखी है, फिर इज इक्वल टू U2 की वैल्यू हमें पता है, टोटल हमारा क्या होगा 30 प्लस बाद में कितना कंसोलिडेट होता है 20% अपॉन 30, इनिशियली कितना हुआ था 30। तो हमारा T2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 500 डेज़। ठीक है, लेकिन 500 डेज़ तो किसका है, हमारा टोटल है, यानी कि टोटल 50% का है, लेकिन हमें किसका बताना है, बाद के 20 डेज़ का। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम बाद के यानी कि 500 माइनस हमारा 180 डेज़ हो जाएगा, जो कि हमारा आएगा कितना 320 डेज़। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 320 डेज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ अ क्ले सैम्पल इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट are 1 and 0.6 respectively. In the initial thickness of the sample is 3 centimeter, then its final thickness will be. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन यूज़ होगा। तो जो रिलेशन यूज़ होगा वो है डेल्टा H अपॉन H0 इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E0। तो डेल्टा H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H को हम लोग लिख सकते हैं H0 माइनस HF यानी इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस अपॉन इनिशियल थिकनेस विच इज़ इक्वल टू हमारा E हो जाएगा, और E क्या था हमारा E0 माइनस EF यानी इनिशियल वॉइड रेशियो माइनस फाइनल वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। चलो अब फटाफट हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यूज़ रख देनी है। वैल्यूज़ हमारे क्या क्या है, 3 माइनस HF अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 अपॉन 1 प्लस 0, सॉरी इट्स नॉट 0, दिस इज हमारा क्या था यहाँ पे 1 माइनस 0.6 अपॉन 1 प्लस 1.0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा HF कितना आएगा, HF आएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसोलिडेशन सेटलमेंट अकर्स ड्यू टू, कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्यों होता है, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स। ठीक है, ये क्लियर है हमारा कि हमारा कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन होता है किसकी वजह से, एक्सपल्शन ऑफ एयर वॉइड्स, और कंसोलिडेशन होता है हमारा एक्सपल्शन ऑफ वाटर वॉइड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV, द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पार्ट D एंड द टाइम। अभी हमने पीछे ही देखा है कि हमारा जो TV होता है वो TV क्या इज इक्वल टू CV इंटू T अपॉन D स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A soil which has never been subjected to an effective stress greater than existing pressure and which is also completely consolidated is called as over consolidated. ठीक है,
जो हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड होता है, यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड हमारा कौन सा होता है, इफ़ अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस in the soil is the first time in the geological history of the soil, then the soil is normally consolidated। यानी कि इस पे मान लो कि एक सॉइल का बेड है, ठीक है, हमने इस पे 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया। अब इस पे लोड, ये इससे पहले 100 किलो न्यूटन का लोड इस पे कभी भी नहीं लगाया गया था, तो ये हमारा जब कंसोलिडेट होना शुरू होगा तो ये हमारा किस में आएगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। अब जैसे इस पे क्या है, इस पे हमने एक सॉइल बेड है, ठीक है, इस सॉइल बेड पे हमने 70 किलो न्यूटन का लोड लगाया। अब क्या है कि इससे पहले यहाँ पे ऑलरेडी मान लो 200 किलो न्यूटन का लोड लगा रखा था, ठीक है। तो अब 70 किलो न्यूटन का लोड लगाने से इस पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवर कंसोलिडेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो वापस एक बार देख लेते हैं, अ सॉइल विच हैज़ नेवर बीन सब्जेक्टेड टू एन इफेक्टिव स्ट्रेस ग्रेटर दैन द एग्जिस्टिंग प्रेशर एंड विच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, ओवर कंसोलिडेटेड। क्लियर हो गया, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस इज़ लोअर देन द स्ट्रेस अप्लाइड इन द सॉइल इन पास्ट। यानी पास्ट में हमारा कितना था, 200 किलो न्यूटन, अभी कितना लगाया, 70, तो वो हमारा ओवर कंसोलिडेटेड होगा। अगर पास्ट में हमारा मान लो 50 था और यहाँ पे लगा दिया 100, तो वो हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द लेंथ ऑफ अ स्पेसिमेन केप्ट अबाउट, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा आंसर, इसमें हमारा आंसर होगा 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। यानी ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में जो लेंथ ऑफ स्पेसिमेन होती है वो हमेशा कैसे रखी जाती है, उसके डायमीटर के 1.5 to 2 टाइम्स, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे देख लेते हैं। फिर इन अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल स्कैम्टम पोर प्रेशर पैरामीटर B बिकम्स इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या पूछी है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की, लेकिन हम इसका देख लेते हैं बाकी सारे में भी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप ऑफ सॉइल, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, स्कैम्टम पोर प्रेशर पैरामीटर B, ठीक है। तो हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितना होगा हमारा, B1, ठीक है, ये पहले कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए हमारा क्या होगा, हमारा 0 से 1 के बीच में। फिर तीसरा क्या होगा हमारा, ड्राई सॉइल, तो ड्राई सॉइल के लिए क्या होगा हमारा B0, ठीक है। आपको ये चीज़ अब हमेशा ध्यान रखनी है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए 1 होगा B की वैल्यू, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए 0 से 1 के बीच में होगा, और ड्राई सॉइल के लिए हमेशा 0। यहाँ पे क्या पूछा है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, तो हमारा क्या होगा वैल्यू 1, दैट इज़ D ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A clay soil specimen when tested in unconfined condition gave an unconfined compressive strength of 100 kilonewton per meter square, ठीक है। A specimen of a same clay with the same initial condition is subjected to a UU triaxial test, यानी कि unconsolidated और undrained test, ठीक है। कौन सा, triaxial test, under a cell pressure of 100 kilonewton per meter square। तो फिर एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर वुड बी, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक्सियल स्ट्रेस, वो भी कब, फेलियर पे। क्लियर हो गया, चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। तो QU की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ये अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यानी कि हमारा जो CU है वो हमें इससे मिल जाएगा, यानी QU/2 विच इज़ इक्वल टू 100/2 विच इज़ इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सेल प्रेशर यानी कि σ3, सेल प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है, 100, यानी कि यहाँ से क्या पता चला, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं कि अब UU टेस्ट के लिए, फॉर UU यानी अनड्रेन्ड और अनकंसोलिडेटेड टेस्ट के लिए हमारा फाई U कितना होता है, 0, ठीक है, और 10 अल्फ़ा कितना होता है हमारा
1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 3 प्लस 2cu के बराबर होगा। सिग्मा 3 की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने 50, यानी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आंसर कितना आएगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज़ 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट फेलियर। ये हमारा एक्सियल स्ट्रेस होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज़ नोन एज, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम प्रेशर है जो हमारा किस पे, रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। यानी कि दो मिनिमम प्रेशर, हमेशा जो मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द सॉइल किस पे, हमारे रिटेनिंग वॉल पे, हमारे रिटेनिंग वॉल पे जो भी मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर। और ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑन द रिटेन्ड सॉइल, यानी कि जो पीछे सॉइल होता है उस पर जो भी एक्सेसिव प्रेशर होता है उस पे लिए क्या होता है, द रिटेनिंग वॉल टेंड्स टू मूव फ्रॉम द बैकफिल। यानी कि हमारा जो रिटेनिंग वॉल है टेंड्स टू मूव अवे, यानी कि ये जो रिटेनिंग वॉल है ये मूव अवे यानी इस साइड मूव करती है, किससे, ये बैकफिल से हमारे। तो फिर हमारा क्या होता है, वहाँ पे जो भी एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, के ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, या फिर और कैसे डिफाइन करते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2, ठीक है। यानी कि क्लियर हो गया। जो मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है बाय द सॉइल ऑन रिटेनिंग वॉल उसे हम कहते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, के ए, और के ए क्या होता है, के ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, और के ए इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ब्रैकेट में 45 डिग्री माइनस 5/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल कट इज़ टू बी मेड इन अ सैचुरेटेड क्ले विथ सी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। विदाउट साइड कोलैप्स व्हाट इज़ द थियोरेटिकल डेप्थ टू विच द क्ले कैन बी एक्सकेवेटेड, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि विदाउट साइड कोलैप्स, यानी कि उसके साइड्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं होने चाहिए। यानी उसने क्या पूछा है, उसने क्लियरली आपको पूछा है थियोरेटिकल डेप्थ ऑफ द क्ले, ठीक है। थियोरेटिकल डेप्थ ऑफ द क्ले पूछा है, जो कि कैसे डिफाइन करते हैं हम, H इज इक्वल टू 4C अपॉन गामा अंडर रूट के ए, ठीक है। तो के ए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। अभी हमने पीछे पढ़ा कि के ए क्या होता है, 1 माइनस साइन फाई, तो साइन फाई क्या है हमारा 0 डिग्री है यहाँ पे, अपॉन 1 प्लस साइन 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। क्लियर। फिर यहाँ पे C की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 इंटू 14 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी है 21 अंडर रूट 1 विच इज़ इक्वल टू 2.67 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम दैट बैक ऑफ द वॉल इज, तो क्या होगा हमारा, हमेशा वर्टिकल और स्मूथ, ठीक है। कैसा होगा हमारा, वर्टिकल और स्मूथ। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो रैंकाइन थ्योरी है उसका क्या क्या एजम्पशन होता है। तो पहला एजम्पशन क्या होता है, पहला एजम्पशन होगा कि हमारा जो बैकफिल होता है सॉइल वो हमारा क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट मानते हैं उसे, ठीक है। आइसोट्रॉपिक होता है, होमोजीनियस मानते हैं, एंड कोहेजनलेस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा बैकफिल होता है उसे हम मानते हैं कि वो होता है हमारा स्मूथ एंड वर्टिकल, ठीक है। फिर तीसरा हम क्या मानते हैं कि तीसरा हमारा होता है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है हमारा सॉइल, एम ऑफ सॉइल, यानी हमारा प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होता है।
क्लियर? ये 3 हमारे किसके एजम्पशन है? रैनकाइन थ्योरी के। क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं। In plate load test to determine the bearing capacity if soil is sand, the bearing capacity of footing is। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि प्लेट लोड टेस्ट में, हमारा प्लेट लोड टेस्ट में कि डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी of footing for sandy soil is equal to ultimate load for plate, ठीक है, into width of footing, that is PF, upon size of plate which is BP। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है, यानी अब देख लेते हैं इसमें कि इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फुटिंग का इंडिपेंडेंट है, यानी इसको यूज़ नहीं करना पड़ता है, नहीं ये गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ फुटिंग, यस इट इज़ ट्रू, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ फुटिंग, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द विड्थ ऑफ फुटिंग, नहीं नॉर्मली है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आप। Okay. The size of square bearing plate in the load test for determining the bearing capacity of soil should be, ठीक है, अब क्या होना चाहिए इसमें, लेस देन 300 mm, बिटवीन 300 mm एंड 750 mm, फिर बिटवीन 750 mm एंड 1 मीटर, या फिर ग्रेटर देन 1 मीटर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अ माइल्ड स्टील प्लेट इज़ यूज्ड एज अ लोड बियरिंग प्लेट, ठीक है, यानी जो माइल्ड स्टील का प्लेट होता है हमारा वो लोड बियरिंग प्लेट होता है जिसकी थिकनेस हमारी 25 mm होती है, ठीक है, यानी थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना होगा, थिकनेस ऑफ प्लेट कितना होगा 25 mm, ठीक है, और जो उसका साइज़ होगा, साइज़ ऑफ प्लेट कितना होगा 300 to 750 mm के बीच में। क्लियर हो गया ये चीज़? और किसके केस में, प्लेट लोड टेस्ट के केस में हमारा जो प्लेट का थिकनेस होगा वो 25 mm होगा और 300 से 750 mm के साइज़ की प्लेट होगी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रैनकाइन एनालिसिस मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज़ इक्वल टू, अब कौन सा होगा जो मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द इक्वल टू, ऑप्शन ए, दैट इज़ क्यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई को हम लोग क्या और लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो सकता है क्यू अपॉन गामा इंटू के ए, यानी एक्टिव अर्थ प्रेशर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two footings, one with circular and other of square, are founded on the surface of cohesionless soil. Assuming that the diameter of a circular footing is same as the width of the square footing, then the ratio of their ultimate bearing capacities according to Terzaghi is, ठीक है, अब ultimate bearing capacity QUC for circular footing देख लेते हैं क्या होगा। QUC is equal to 1.3 CNC plus gamma DF NQ plus 0.3 gamma BN gamma, ठीक है, और फॉर स्क्वायर फुटिंग देख लेते हैं कितना होगा। QUS is equal to 1.3 CNC
प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे क्या बोला है इसने, कोहेजन लेस सॉइल। अब कोहेजन लेस बोला है, दैट मीन्स कि सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। ठीक है, फिर उसने बोला है फुटिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में और क्या बता रहा है कि फुटिंग इज़ ऑन द सरफेस, तो हमारा क्या हो गया, डी एफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब ये दो चीज़ हो गई, तो हमें ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब बची हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा था रेशियो। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे देख सकते हो कि रेशियो ऑफ देयर अल्टीमेट बियरिंग, यानी कि सर्कुलर टू स्क्वायर। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्यू यू सी अपॉन क्यू यू एस इज़ इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.4, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ तो कॉमन है तो वो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। वो कितना हो गया, 0.75, यानी ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A circular footing 1 meter into 2 meter is placed at a depth of 2 meter in a saturated clay having an unconfined compressive strength of 100 kN per meter square. According to Skempton, the net ultimate bearing capacity is। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू Skempton the net ultimate bearing capacity। अब नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्यू एन यू इज इक्वल टू सी यू इंटू एन सी इंटू 1 प्लस 0.2 डी अपॉन बी इंटू 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल। अब चलिए देख लेते हैं इसमें से हमें क्या क्या गिवन है। तो सी यू कितना होता है, सी यू तो हमारा होता है क्यू यू अपॉन 2। क्यू यू हमारा कितना दे रखा है, 100 अपॉन 2, यानी कि ये तो हमारा 50 आ गया। ठीक है, और अब हमारा एन सी कितना दे रखा है, एन सी हमारा दे रखा है यहाँ पे, जो एन सी की वैल्यू हमारी गिवन नहीं है। ठीक है, तो एन सी की जो एज्यूम वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो होगी इसके कंडीशन में 5। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कि हमारी यहाँ पे डेप्थ कितनी है। तो डेप्थ हमारी दे रखी है 2 मीटर, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ हमारी दे रखी है 1 मीटर, सॉरी उल्टा हो गया, लेंथ हमारी यहाँ पे दे रखी है 2 मीटर और ब्रेथ हमारी दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर। वापस से मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। तो हमारा क्या है कि B की वैल्यू हमारी जो है वो 1 मीटर है और L की वैल्यू हमारी 2 मीटर है। क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। अब हमारा क्या है कि वैल्यूज सारी हम पुटअप कर लेते हैं। तो सी यू की वैल्यू हमारी कितनी कैलकुलेट हुई, 50। एन सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 2 अपॉन बी की वैल्यू 1 हो गई, फिर 1 प्लस 0.2 इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन एल की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 385 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज 0.8 मीटर इन सैंडी सॉइल्स, what would be the cone penetration resistance if ultimate bearing capacity of soil is 8 kN per meter square। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा स्क्वायर फुटिंग है और कोन पेनिट्रेशन हमारा रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें क्या करना है, कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस अपना कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। अब इसको देख लेते हैं, क्यू एफ 3.6 क्यू सी। ठीक है, तो हमें क्यू सी कैलकुलेट करना है, क्यू एफ अपॉन 3.6। क्यू एफ हमें दे रखा है कितना, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, फिर 3.6, सॉरी यहाँ पे मैंने 3.8 लिख दिया।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट ऑप्शन। इसको आपको ध्यान रखना होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन पे हमारा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी QU ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग 2.5 मीटर वाइड resting at 1.5 meter depth in a sandy soil having a unit weight gamma is equal to 18 kilonewton per meter cube, NQ is equal to 33, N gamma is equal to 48 and using the factor of safety is equal to 3। ठीक है, चलो देख लेते हैं हमारा स्क्वायर फुटिंग के लिए कितना होगा हमारा QU फॉर स्क्वायर फुटिंग। our QU will be 1.3 CNC plus gamma DF/NQ plus 0.4 gamma BN gamma। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे C की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमने क्या बता रखा है कि सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल है दैट मीन्स कि कोहेशनलेस सॉइल है, दैट इज़ C इज़ इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारा स्टार्टिंग में ही 0 हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं कि C 0 हो गया, फिर बाकी सारी वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो कितना आएगा QU इज़ इक्वल टू 0 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है हमारी 18 इंटू 1.5 इंटू 33। ठीक है, गामा DF की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, डेप्थ कितना है 1.5 इंटू NQ की वैल्यू 33। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 0.4 इंटू 18 इंटू 2.5 इंटू 48। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट वैल्यूज़ हो गई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1755 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो हमारा QU आया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे यहाँ पे बोल रखा है कि उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमने लगाया है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कितना लगाया है 3 का। तो जो फाइनल QU की वैल्यू आएगी, यानी QU आफ्टर अप्लाइंग FOS is equal to 1755 divided by 3 which will be equal to 585 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 585 यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट विड्थ इज 60 सेंटीमीटर, फुटिंग विड्थ इज 2.5 मीटर, plate settles by 6 mm under 25 kilopascal, find settlement of footing यानी SF under same intensity and soil is sandy। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें सेटलमेंट ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करना है। क्लियर, चलो देख लेते हैं अब इसको कि रिलेशन कौन सा यूज़ होगा। देयरफॉर SF अपॉन SP is equal to BF BP plus 0.3 upon BP BF plus 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें सब चीज़ क्या करनी है, हमें सिर्फ फटाफट सबकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्लेट विड्थ भी दे रखी है, फिर फुटिंग की विड्थ भी दे रखी है 2.5 मीटर, फिर प्लेट सेटल्स बाय 6 mm, फिर उसके बाद अंडर 25 किलो पास्कल, फाइंड द सेटलमेंट ऑफ फुटिंग। यानी हमें सारी चीज़ें पता है, हमें सिर्फ क्या करना है, सबकी वैल्यू पुटअप करनी है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे BP इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.6 मीटर। ठीक है, फिर SP इज इक्वल टू 6 mm, BF इज इक्वल टू 2.5 मीटर। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं अब सारी। SF इज इक्वल टू SP BF BP प्लस 0.3 अपॉन BP BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, 6 2.5 0.6 प्लस 0.3 अपॉन 0.6 2.5 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.76 mm। ठीक है, यानी कि सेटलमेंट ऑफ फुटिंग कितनी होगी 10.76 mm।
क्लियर हो गया? तो उसका हमारा क्या आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ पाइल फाउंडेशन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में अकर एट अ लोड ऑफ, अब यहाँ पे देखना है कि हमारा किस पे होगा, यानी कि स्किन, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता क्या है, क्योंकि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे बता सकते हैं। वैसे इसका जो होगा कि लोअर देन द डिज़ाइन लोड, ठीक है, जो डिज़ाइन लोड से लोअर होगा तब ये सिचुएशन डेवलप होती है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। तो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड द सराउंडिंग, ठीक है, जैसे कि आप ये देखोगे, ये हो गया आपका पाइल, ठीक है, और ये जो एरोज़ हैं वो शो कर रहे हैं हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को, ठीक है, और यहाँ से जो फोर्स होता है वो होता है अपवर्ड। क्लियर हो गया? ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा लोड अप्लाइड। तो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड सराउंडिंग सॉइल and this friction always acts in the opposite direction of the relative motion, ठीक है, कैसे मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन, यानी कि यहाँ पे जो पाइल का मूवमेंट है वो अपसाइड है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, पाइल का जो मूवमेंट है वो अपसाइड है, और फ्रिक्शन जो डेवलप हो रहा है वो हमारा डाउन साइड डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि दिस नेगेटिव फ्रिक्शन रिड्यूसेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल, ये क्या करता है कि हमारा ये रिड्यूस कर देता है क्या, बियरिंग कैपेसिटी किसकी, इस पाइल की, ठीक है, बिकॉज द डेप्थ और पोर्शन ऑफ पाइल अप टू विच नेगेटिव फ्रिक्शन एक्ट्स बिकम्स द पार्ट ऑफ एन अप्लाइड लोड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो हमारे कॉजेज़ होते हैं, कॉज क्या क्या होता है, सडन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, यानी कि सडन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल होगा तब ये नेगेटिव जो स्किन फ्रिक्शन है वो डेवलप होगा। सेकेंड रीज़न है सॉफ्ट सॉइल स्ट्रेटा फॉलोड बाय स्ट्रिप स्ट्रेटा, यानी कि हमारा जैसे यहाँ पे दो लेयर है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ऊपर हमारा सॉफ्ट सॉइल है और नीचे हमारा स्टिफ सॉइल है, ठीक है, तो भी ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। फिर तीसरा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज ओवर सराउंडिंग सॉइल, यानी कि अगर हमारा जो यहाँ पे लोड लग रहा है उससे ज़्यादा लोड हमारा आसपास में लगना चालू हो जाए तो भी ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। क्लियर? यानी कि हमारा जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है मे अकर एट अ लोड विच लोअर देन द डिज़ाइन लोड, अगर हमारा जो डिज़ाइन लोड है उससे कम लोड हमारा वहाँ पे अप्लाई होता है तो हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉइल सैंपल हैज़ इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ 25 mm एंड 30 mm। ठीक है, फिर उसके बाद द एरिया रेशियो ऑफ द सॉइल सैम्पलर इज़, अब एरिया रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज़, तो सबसे इजी है तो एरिया रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एरिया रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे AR इंटू परसेंटेज इज इक्वल टू जो हमारा होगा D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू 100। तो हमारा D1 स्क्वायर क्या होगा, जो हमारा D2 स्क्वायर क्या होगा हमारा 30 mm, ठीक है, जो आउटर डायामीटर होगा हमारा आउटर डायामीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायामीटर का स्क्वायर अपॉन इनर डायामीटर का स्क्वायर इंटू 100, ताकि हमें आंसर परसेंटेज में मिले विच विल बी इक्वल टू 44%, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आज का सेशन बस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो फिर आप लोग कनेक्टेड रहिए और अपने RSMMSB JEN के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए। ठीक है, थैंक यू।